नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इजराइल पैलेस्टाइन संबंध के ऊपर है। इस तरीके से इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और समग्र चर्चा करेंगे दोस्तों। जो 30-30 मिनट्स के जो आपके लेक्चर्स होते हैं और सेशंस होते हैं उसमें आपको एक पूरी की पूरी कहानी बताई जाती है कि किस तरीके से चीज़ें परिवर्तित हो रही थी। तो आज जो हमारा ये पार्ट 4 की बात करेंगे। इसका पार्ट 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो आप इसके बाद आप पार्ट 4 देख सकते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है दोस्तों। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सर्वप्रथम सभी लोगों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो इस महामारी के समय में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमें उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास और काफ़ी ज़्यादा गर्व है तो इस मुहिम में हमारा साथ दे रहे हैं। और काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जो इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ बनाए हुए हैं, तो धन्यवाद के वो बहुत ज़्यादा पात्र हो जाते हैं इस मुहिम में। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम मैं सभी तमाम उन पुलिस सहकर्मियों और सभी लोगों को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित तो होंगे ही होंगे और अपने और अपनों का ख्याल जरूर रख रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी के समय में ऐसा है, सिनेरियो ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग मदद के लिए आगे तो आना चाहते परंतु आगे नहीं आ पाए। कुछ कारणवश उनको प्रॉब्लम्स आ रही है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों की काफ़ी सारी सेविंग्स खत्म हुई। दोस्तों, हम एक मुहिम चला सकते हैं। हम कुछ लिटिल बिट्स ऑफ अमाउंट अगर नहीं जमा कर पा रहे तो हम कुछ कंट्रीब्यूशंस अपने फूड के स्तर पे दे सकते हैं। कई लोगों के पास अभी फूड्स खत्म हो चुका है, कई लोगों के पास अनाज नहीं बचा है दोस्तों, तो हम उसको उनसे अनाज की भी पूर्ति कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को सारी चीज़ों की मदद की ज़रूरत है। अगर आप में से भी कोई अगर मदद करना चाहता है तो वो हमसे भी जुड़ सकता है और किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी और से भी जुड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी संकट की घड़ी और हमें एक दूसरे का साथ बना करके रखना है। सर, कुछ चीज़ें ऐसी है ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पा रही है। आज भी ग्राउंड रियलिटी ऐसी है सर, बहुत ज़्यादा अपरिवर्तित है। परिवर्तन कुछ नहीं है सर। महामारी कल भी जैसी थी आज भी उनके लिए वैसी ही है। महामारी के पहले भी उनके साथ कुछ अच्छा चीज़ें नहीं हो रही थी सर। वो उसी तरीके से बने हुए उसी तरीके से थे जैसे आज बने हुए हैं। ना उनके पास पहले किसी आजीविका का संसाधन था सर, ना उनके पास आज है। सर, हमें ये सारी चीज़ें समझना होगा कि सर वो भी हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सर। उनके कारण हमारे शहर बसे और उनके कारण ही हमारे गांव बसे हुए। और सर, अब तो ये बीमारी क्या है गांव तक जा चुकी है। तो हमें सर इस मुहिम में, इस घड़ी में ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। हमें छोटे छोटे जन चेतना और जन जागरण जैसी चीज़ों को अपने स्तर पे बढ़ाना होगा सर। हम इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों को जन जागृत कर सकते हैं। सर, हम कुछ नहीं तो छोटे छोटे क्लिप्स बना करके अपने यूट्यूब पे, अपने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें वैक्सीन को जो बढ़ाना है और किस तरीके से हमें वैक्सीन को लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। कि सर, वैक्सीनेशन ही एक ऐसा तरीका है जो हमें इस महामारी में सिर्फ जल्द से जल्द दूर और यानी निजात दिला सकता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर स्लम्स में अगर कोई लोग रहते हैं तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं सर, अपने आजू बाजू के लोगों को बता सकते हैं कि किस तरीके से मास्क को केयर करना है, किस तरीके से हैंड सैनिटाइज करना है, किस तरीके से हमें अवेयरनेस रखनी, किस तरीके से बाहर बिना मास्क के नहीं निकलना है, क्यों नहीं निकलना है, क्या प्रॉब्लम्स है, कितने बार हमें हाथ पैर को घर में आते से ही अपने आप को सैनिटाइज करना है। सर, सारी छोटी छोटी चीज़ें हम क्या अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा बता सकते हैं। सर, इस मुहिम में कुछ नहीं, आपको आपके दोस्तों से संपर्क करना है। आपके 5-7 दोस्त मिलकर के आपके पूरे एरिया में इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। सर, आप एक अपना नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिस्ट बनाइए, जिससे आप संपर्क करते हो। उनसे संपर्क करने के बाद आप उसमें एक नोट कीजिए कितने लोगों से आज हमने संपर्क किया, उनका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, उनको चीज़ों का संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको कहीं मदद चाहिए हो तो उनको मदद भी प्रोवाइड करा सकते हैं। सर, सारी चीज़ें कर सकते हैं हम अपने लेवल पे। सर, संकट बड़ा है, इसलिए हमें जो तैयारी है वो भी बड़ी अच्छे स्तर पे करनी पड़ेगी। कि जो आया है उसने अपनी कमी नहीं छोड़ी, तो हमें अपने तरीके से अपने जनों को बचाने के लिए, अपने देश में इस बीमारी को कम करने के लिए हमें भी कोई पहलू नहीं छोड़ना है।
दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सारी बातें तो होती रहेंगी और सारा अवेयरनेस प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से, आपको अगर कोई भी क्वायरीज है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके भेज सकते हैं कि सर हमें इस तरीके का चीज़ें हैं। और सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके मैं बताते जाऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है। अगर आपको कहीं कुछ डोनेशन देना है तो वो कहाँ दे सकते हैं, आप किस ऑथेंटिकेशन पर्सन को देना है। अगर आपको कुछ प्रोवाइड करवाना है डोनेशन के अलावा, यानी आप डोनेशन, हर तरीके का डोनेशन हो सकता है, फूड डोनेशन हो सकता है, या आपका मार्क्स डोनेशन हो सकता है, या आपके छोटे छोटे गेम्स में कुछ तरीके की जो कोरोना किट्स होती है वो डोनेशन हो सकता है। कुछ आपके मेडिसिन डोनेशन हो सकती है, क्योंकि घर में कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हमारे काम की नहीं होती। पेशेंट हमारे घर में थे, वो सुधर चुके हैं और उनकी मेडिसिन अगर खाली पड़ी है तो हमें उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि सर अभी कुछ होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पुअर पीपल कुछ होते हैं, वीकर सेक्शन जो है, वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि सर उनके पास वो एक मनी नहीं होता है सर, उतना उतना अफोर्डेबल मनी वो उनके पास होता नहीं है, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम्स होती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही देखा जाता है। क्योंकि सर अभी के सिनेरियो में ये हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन भी महंगी हो गई है सर। अगर आपको एक छोटा सा, अगर नॉर्मल फ्लू का भी अगर आपको मेडिसिन लेना है तो सर नॉर्मली वो आपका अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 रुपीज़ का चला जाता है। तो सर अगर कोई व्यक्ति 25 रुपीज़ का अगर मेडिसिन लेता है और उसको कमाई कुछ भी नहीं है सर, यानी उसका जो इनकम है वो ज़ीरो है अभी, तो वो किस तरीके से अफोर्ड कर पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाता है सर, एक टाइम का खाना भी मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। तो हमें आगे आना है, मुहिम छेड़नी है और अपने आप को और अपने परिवार को, अपने समाज को इस चीज़ के बारे में बताना है, अवेयर करना है सर, अवेयर प्रोग्राम। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा अवेयरनेस बरतेंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर उसको सही से यूज़ किया जाए तो। हम सभी कर सकते हैं सर, हम सभी के अंदर वो पोटेंशियल है, वो इच्छा शक्ति है और वो जागृति भी है, और वो एक मूवमेंट्स है सर हमारे अंदर कि हाँ हमें करना है। और क्यों करना है, हमारा क्यों क्लियर है ना सर। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें ये मुहिम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए ज़रूरी है। सर आप वो सोच रहे होंगे कि सर आज इतना क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल, सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं सर। हम भी मदद कर पा रहे हैं पर सर उतने लोगों तक शायद हम भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सर संकट बड़ा है ना, तो काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट भी हुआ है। लोगों का उत्साह बनाइए सर, लोग अपने आप मुहिम में आगे आएंगे, आप और आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। तो सर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सर हमने अभी कल बात की थी कि किस तरीके से ईस्टर्न यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप जो था, इधर आपका रशिया था, आपका ऑटोमन था, और इधर ब्रिटेन और फ्रांस थे आपके। अब ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ में हमने सिल्क रूट दे दिया था। इसके बाद आपका जो रशिया और ईस्टर्न यूरोप साइड आपका हमने स्विस कैनाल दे दिया था। उसके बाद ओटोमन साम्राज्य के हाथ में हमने ऑयल दे दिया था। तो सर ये सारी चीज़ें हमारी बात हो चुकी थी, और किस तरीके से रशिया को रेस से बाहर कर दिया जाता है, किस तरीके की सारी चीज़ें होती है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है सर उस समय का। अब अगर हम बात करें तो पेंसिलवेनिज्म की हम बात करें तो पेंसिलवेनिज्म में क्या होता है? पेंसिलवेनिज्म होता है, और पेंसिलवेनिज्म क्या क्या होता है कि अखंड साइबेरिया की मांग की जाती है। आप अखंड साइबेरिया की मांग की जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि टर्की इंटर करता है और टर्की क्या कहता है कि भैया तुम अखंड साइबेरिया क्यों बनाओगे, किस लिए बनाओगे, क्या जरूरत है? और यह क्या होता है सर, यहीं पे आपका जो टर्की है के कारण क्या होता है सर, यहाँ टर्की मूवमेंट हो जाता है, यंग टर्की मूवमेंट यहाँ पर छिड़ जाता है। अब सर यंग टर्की मूवमेंट हो गया, अब यंग टर्की मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया सर, तो आप बोलेंगे कि भाई अभी यंग टर्की मूवमेंट में कौन कौन था? भाई यंग टर्की कौन थे, क्या थे, किस तरीके के लोग थे, कौन इस प्रेसिडेंट थे, कैपिटलिस्ट प्रेसिडेंट थे, मिलिट्री बेसिस था, यंग लोग थे, कौन थे, किस जनरेशन के लोग थे इसके अंदर? तो सर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इसके अंदर कौन कौन थे। अब जो सर यंग टर्की मूवमेंट था, अब ये यंग टर्की मूवमेंट था, इसके अंदर दो लोग प्रेजेंट थे। एक तो, एक जो था आपका वो टर्की का यूथ था, और जो सेकंड था ये मिलिट्री थी।
ये दो लोग मिला करके ये आपका टर्की मूवमेंट हुआ था, यंग टर्की मूवमेंट हुआ था। अब सर इसको भी हमने क्या किया कि इसको भी जो यंग टर्की मूवमेंट था इसके अंदर ये दो लोग प्रेजेंट थे और इसके आधार पर दो तरीके से चीजों को देखा गया। एक पॉलिटिकली देखा गया और एक कल्चर एस्पेक्ट से देखा गया। अब सर जो टर्किस थे वो टर्की के लोग क्या चाहते सर, वो पॉलिटिकल में चाहते थे, पॉलिटिकल विजन उनका था कि हमें ऐसा संविधान चाहिए जो मेन मेड संविधान हो, तो लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यंग टर्की मूवमेंट में ये लोग क्या चाहते थे पॉलिटिकली, और दूसरा है कल्चरी, यानी कल्चर से रिलेटेड। अब पॉलिटिक्स में वो चाहते थे कि मेन मेड कॉन्स्टिट्यूशन हो, और अगर कल्चर के एस्पेक्ट से बात किया जाए तो वो चाहते थे कि जो टर्किश लैंग्वेज है इसको सभी की सामुदायिक लैंग्वेज बनाई जाए, यानी सभी राष्ट्र में कॉमन लैंग्वेज टर्किश लैंग्वेज को बनाया जाए, यानी वो ये चाहते थे कि जो टर्किश लैंग्वेज है उसका प्रभुत्व हो। तो दोस्तों ये कल्चर के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिटेन भी चाहेगा कि फिर तो भाई फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच वो हो, ब्रिटेन चाहेगा इंग्लिश हो, उसके बाद यूरोप चाहेगा कि अलग लैंग्वेज हो, यूएस चाहेगा अलग लैंग्वेज हो, इंडिया अलग चाहेगा, चाइना अलग चाहे, तो सर ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बंटने वाली चीज़ें हो जाती। अब टर्की अलग चाह रहा है तो सर क्योंकि हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं अपना सकते कि सर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कल्चर एस्पेक्ट्स मानते हैं। सर आज इंडिया में देखा जाए तो हमारे यहाँ भी, हमारे इंडिया के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं। साउथ का कुछ और कल्चर है, नॉर्थ का कुछ और कल्चर है, आपका ईस्ट का कुछ और कल्चर है, वेस्ट का कुछ और कल्चर है। सर आपके जब कल्चर्स अलग होते हैं तो आपका जो लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज भी अलग होता है। सर लैंग्वेज जब अलग होता है और अगर आप किसी लैंग्वेज को एक प्रभुत्व के तौर पर अगर देखते हैं तो प्रभुत्व के तौर पर देखने पर यह होता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा प्रकार के मतभेद आने लगते हैं। इसी के कारण काफी ज्यादा तो हलचल सी हो जाती है फिर। अब तो फिर क्या होता है कि 1911 में आते आते हैं, अब दोस्तों गौर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, 1911 आता है और 1911 आते आते बाल्कन लीग बन जाती है। अब बाल्कन लीग क्या होता है कि ईस्टर्न यूरोप के लोगों ने, ईस्टर्न यूरोप के जो देश थे उन्होंने मिलकर के बाल्कन लीग बनाई। अब 1911 बनता है बाल्कन लीग, जो कि ईस्टर्न यूरोप के देशों ने मिलकर के बनाई थी। अब जो बाल्कन लीग है इसके अंदर भी चार लोग हो जाते हैं। अब बाल्कन लीग है इसके अंदर चार लोग आ जाएंगे। अब चार लोग कौन कौन आ गए सर, इसके अंदर आपके साइबेरिया आ गया, उसके बाद आपका रोमानिया आ गया, उसके बाद आपका मोन्टेगाओ आ गया, उसके बाद अगर हमारी बात की जाए तो इसके अंदर बुल्गारिया आ गया। तो अब देख रहे होंगे अब कितने सारे लोग इसके अंदर एंटर्ड हो रहे हैं। बाल्कन लीग कहाँ 16 सेंचुरी में शुरू होकर के 1911 में आ गए हम लोग, और अभी और भी लोग एंटर होते जा रहे हैं। अभी यहाँ पे कौन, मोन्टेगाओ नए एंटर्ड हो गए। उसके बाद हमारे बुल्गारिया तो पहले से चल रहे थे, उसके बाद रोमानिया नए एंटर्ड हो गए, साइबेरिया हमारे पहले से थे। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें जो जुड़ती जा रही है ये आप नोट करते जाइए। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको एंड ऑफ द मूवमेंट जो परिणाम है इसके सामने जब आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हलचल सी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सी प्रेजेंट होगी, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने मिलेगी। अब अगर बाल्कन युद्ध की बात की जाए तो बाल्कन लीग्स जो होती है, कि बाल्कन में जो लीग बनती है वो टू वॉर्स करती है, इसको हम बाल्कन वॉर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा होता है 1813 में, नहीं सॉरी 1813 नहीं, हाँ 1814 में, 1814 में, रुक जाइए मैं आपको बताता हूँ। बाल्कन वॉर 1912 से स्टार्ट होती है समथिंग, और आपका 1912 से स्टार्ट होती है, नहीं सॉरी, बाल्कन वॉर्स जो है वो दो बाल्कन वॉर्स होते हैं। अभी आपके दो बाल्कन वॉर्स होते हैं। अब बाल्कन वॉर्स भी टू बाल्कन वॉर्स होते हैं, टू बाल्कन वॉर्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो तरीके के दो एंड रहते हैं। अब बाल्कन वॉर्स होता है दो दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर होता है। एक जो होता है इसमें, ये होता है आपका लंदन एग्रीमेंट, जो कि 1913 में होता है।
और सेकंड जो होता है वो आपका ये होता है ट्रीटी ऑफ सेवर्स। ट्रीटी ऑफ सेवर्स सर्वे। ओके। अब जो लंदन एग्रीमेंट था ये इसका वन हैंड था, और ये इसका सेकेंड हैंड था, इसका बाल्कन लीग का। अब कितना महत्वपूर्ण होते जा रहा है, अब आप देख, अगर आप सिनेरियो में देख रहे होंगे, अब देखो अब क्या होता है, बाल्कन वॉर्स होता है, टू ऑल बाल्कन वॉर्स। अब यहाँ क्या होता है, रशिया आ जाता है, रशिया इज कमिंग, एंड देन रशियन रिवॉल्यूशन, देन 1917। ओके। अब रशियन रिवॉल्यूशन हो जाता है 1937 में। तो क्योंकि और जो दोनों तौर पे ये जो चीजें चल रही है, ये लंदन और ये जो ट्रीटी ऑफ सेवरस, ये दोनों चीजों को क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन? रशिया। रशिया दादा दोनों को गेम से बाहर कर देते। चलो भैया निकल लो निकल लो, अब तो हम प्रभुत्व जमाएंगे। अब तो आप अपना अपना देख लो, अब आप यहाँ से जा सकते हो। कौन? ट्रीटी ऑफ सेवरस, लंदन एग्रीमेंट 1933 को, ना 1913 को, सॉरी। इसके बाद क्या होता है सर, अब इसके बाद क्या होएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो ट्रीटी ऑफ सेवरस थी ये होती है आपकी 1918 में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब अब वो अब बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। अब मैंने आपको बताया कि दो बाल्कन वॉर्स होते हैं, तो अब सर बात करते हैं फर्स्ट बाल्कन वॉर की। फर्स्ट बाल्कन वॉर होता है आपका 1912 से 13 के बीच। और इसमें क्या होता है कि तीन जो पहलू होते हैं, वो तीन मुख्य पहलू होते हैं। इसके अंदर तीन मुख्य पहलू कौन कौन से होते हैं सर? इसके अंदर होता है ईस्टर्न यूरोप, उसके बाद होता है आपका टर्की, उसके बाद होता है आपका मॉन्टेगाओ। ठीक है। अब क्या होता है, ईस्टर्न यूरोप जो लड़ रहा होता है वो टर्की से लड़ रहा होता है, इसका युद्ध टर्की से चलता है। जो टर्की है वो बोस्निया और हर्जोगोवानिया के साथ वो बोलता है कि भाई जो बोस्निया है और हर्जोगोवानिया है, ये बोस्निया और हर्जोगोवानिया इसको किसके अगेंस्ट दे सकता है, ये प्रोटेक्टेड हो जाता है, प्रोटेक्टेड कर देता है ये इसको तुर्की तुर्की ऑस्ट्रेलिया के अधीन में। और जो मोन्टेगाओ है ये बाल्कन लीग के साथ मिल करके, बाल्कन लीग के साथ मिल करके ये देन क्या करता है, स्टार्ट कर देता है, क्या कर देता है बताइए। बहुत महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, आप अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो मोन्टेगाओ प्लस आपका जो बाल्कन लीग है, उन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, इन्होंने ही तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया था, इन्होंने ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपने आप को यहाँ से हटा लेता हूँ जिससे आपको काफी क्लियर सारी चीजें। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें चल रही है दोस्तों, और समझना बहुत जरूरी है इसको। किस तरीके से सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, किस तरीके से चीजें बन रही है, किस तरीके से क्या हो रहा है प्रेजेंट में, तरीके का सारी चीजें हो रही है, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हो रही है। तो समझना भी बड़ा उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है इन सारी चीजों को समझना। तो अब अगर हम बात करें तो किस तरीके से अब क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, देन अब क्या होता है कि 1907 इधर होता है। 1907 आते आते आपका क्या होता है कि 1907 में ब्रिटेन, ब्रिटेन जो रहता है और फ्रांस
और रशिया, इन तीनों के बीच ट्रिपल अलायंस हो जाता है और ये तीनों दोस्त बन जाते हैं। ट्रिपल अलायंस बना लेते हैं ये तीनों मिलकर। इसके बाद क्या होता है, और एक अन्य ट्रिपल अलायंस जो बनती है, एक और ट्रिपल अलायंस बनती है, वो बनती है जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया की। ये लोग मिलकर के भी एक ट्रिपल अलायंस बना लेते हैं। अब सर क्या होता है, जब ब्रिटेन को नया शूटर मिल जाता है, अब देख रहे हैं सर, अब ब्रिटेन को नया शूटर मिल गया, क्योंकि देखिए पहले ब्रिटेन की और रशिया की लड़ाई थी, ब्रिटेन और रशिया की। अब रशिया ब्रिटेन का दोस्त हो गया, तो ब्रिटेन को नया शूटर कौन मिल गया, टर्की वाला। ठीक है। अब ब्रिटेन को नया शूटर कौन मिलता है, जापानीज। अब वो जापानीज अलायंस के ऊपर अटैक मारता है, और यहीं पे आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1907। यही तो है सर, यहीं पे जो सारी जो पिक्चर है ना वो बन रही है। आप समझ रहे होंगे किस तरीके से सारी चीजें परिवर्तित होती जा रही है, किस तरीके से कुछ फ्यू मोमेंट्स के अंदर काफी चीजें परिवर्तन हो गई। कहाँ हमने 16 सेंचुरी में शुरू करके फिर 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी से फिर हमने यूएस का भी उदय देख लिया, उसके बाद हमने इसराइल का उदय देखा, उसके बीच में जर्मनी का उदय देख लिया हम लोगों ने। कितनी सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं, और कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये सारी चीजें इन सिनेरियो में आते आते। उसके बाद सर आपका जो महत्वपूर्ण चीज होती है, ये होता है 1930 में आते आते होता है आपका लंदन एग्रीमेंट। अब आपका 1930 आते आते क्या हो जाता है कि लंदन एग्रीमेंट होता है। और लंदन एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो टर्की होता है, इसको लेफ्ट कर दिया जाता है। टर्की लेफ्ट हो जाता है, कहाँ से, ईस्टर्न यूरोप से। अब सर आप बोल रहे होंगे कि सर देखिए अब ईस्टर्न यूरोप से टर्की तो जा चुका है, तो सर अब तो यूरोप के पास सारा कुछ है, तो सर फिर अब ये यूरोप लड़ क्यों रहा है, अब लड़ाई किस बात की है। जब सारी चीजें जा चुकी है तो फिर अब लड़ाई किस बात की है। बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्त, समझिएगा। बहुत आसानी से और बहुत कम शब्दों में समझा रहा हूँ, जिससे आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी रहे और काफी ज्यादा चीजें कहानी के माध्यम से आपको सारी चीजें समझ में आए। बहुत जरूरी है दोस्त ये सारी चीजों को समझना। जब आप लड़ रहे हो और लड़ते लड़ते अगर आपके पास सारी चीजें खत्म हो रही होती जा रही हो, तो फिर सर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो टर्की और बोस्निया और हर्जोगोवानिया का मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, अभी जो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, तो सर उसका जो यानी खत्म होने का, क्राइसिस होने का भी जो मुख्य कारण था ना, वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि वो हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं सर। कोई ईस्टर्न यूरोप के साथ भी लड़ रहे हैं, वो अपने हर्जोगोमानिया के साथ भी प्रोटेस्ट में लगे हुए कि अरे हम तो कब्जा कर लेंगे हर्जोगोमानिया, और आपका बोस्निया के साथ आप, तुम्हारा कोई वो नहीं है अधिकार, तुम कैसे कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया कहने लगता है कि ये हर्जोगोमानिया और बोस्निया हम तो उनको दे देंगे, हम तो ये कर। अरे तुम कैसे दे सकते हो भाई, हमने तुम्हारे अंदर अंडर रखा है वो चीज, हमने ये नहीं बोला कि आप भेज दो। अगर भारत के यानी भारत प्रोटेक्ट करता है नेपाल को, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नेपाल को जाकर के भारत भेज दे। नहीं ना सर, आपके पास राइट्स नहीं है वो चीज का, आपके प्रोटेक्शन में वो चीज, आप उसको किसी को भी नहीं दे सकते यूं मुंह उठा करके। आपका क्या अधिकार है उसमें, आपने थोड़ी ना बनाया है, आपने थोड़ी ना वो किया है। सर आपके प्रोटेक्शन में रखा गया था कि आप उसकी देखरेख कर सकते हैं, आप उसको बताइएगा, नीति निर्माण में उसका साथ दीजिए, सारी चीजों में आप उनको कर सकते हैं, पर सर आप उसको बेच या किसी को दे नहीं सकते। ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था इसका। और सर फाइनेंशियल क्राइस तो आएगा ही ना सर, अगर आप हर फ्रंट पे लड़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपके हथियार भी खत्म होंगे, पैसा भी खत्म होगा, एम्पावरमेंट भी खत्म होगा, और सर शक्ति का संतुलन तो फिर बचेगा ही नहीं सर। और जब आपके पास इतनी सारी चीजें जब सर खत्म हो जाती है ना, तो फिर बचता कुछ नहीं है, किसी भी फ्रंट पे आप लड़ने लायक नहीं बचते। और लड़ने लायक नहीं बचते तो टर्की लेफ्ट हो जाता है ईस्टर्न यूरोप वाले सेशन से, कि भाई हम तो हाथ उठा दिए, हम तो भाई हम तो जैसा थे, हम तो जैसे थे, हम हाथ उठा करके चल दिए यहाँ से।
अब सर जब ये, अब सवाल उठता है कि जब ये यहाँ से चले ही गए, अब जो क्या होता है कि ईस्टर्न यूरोप आजाद हो जाता है, तो सर फिर अब किस बात की लड़ाई है? अब किस बात के लिए लड़ रहे हैं यार लोग? जब इतना सारी चीजें, इतनी सारा सब कुछ हो रहा है, हो गया है, तो फिर बंद करते हैं ना सर, अब बंद कर दे। पर नहीं सर, क्या महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। अभी तो सर, अभी तो इसराइल का जन्म हुआ है, 1970 में इसराइल का जन्म हुआ है सर पीछे, तो इसराइल बना है। और सर इसराइल को बनाने वाला व्यक्ति जो है ना, और पाकिस्तान को बनाने वाला व्यक्ति एक ही है सर। सर जिन्ना जी तो सिर्फ हाथ की कठपुतली थे सर। बड़े बड़े सपने और बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए गए थे उन्हें, कि अगर पाकिस्तान स्टेट, अगर अलग अलग स्टेट बनता है तो क्या होगा, किस तरीके से होगा। बहुत अच्छा बताया गया था, बहुत सोशलिज्म के पार्ट पढ़ाए गए थे उन्हें, कि अगर अलग पाकिस्तान बनता है तो किस तरीके की काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट हो जाएगी, कितना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, कितना एम्पावरमेंट उनका अच्छा हो जाएगा। पर सर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सर। वो कैपिटलिस्ट कंट्री जो थे, कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं चाहते थे कि कोई भी स्टेट आगे बढ़े, क्योंकि सर नॉर्मल सी बात है, अगर कोई स्टेट आगे बढ़ जाएगा, अगर वो डेवलप कर जाएगा, तो फिर सर उनके हथियार कौन खरीदेगा? उनको आगे बढ़ने पे कौन वो करेगा सर? महत्वपूर्ण चीज तो ये है ना, कि वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। प्रभुत्व तो वही खत्म हो जाएगा ना। प्रभुत्व आपका तब खत्म ही हो जाता है जब आपका जो चीज है वो बिकना बंद हो जाए। अब सर आपका, अगर मान के चलिए ट्रेड कर रहे हैं आप, और इकोनॉमिक पर्पज से आप जो डिफेंस का आइटम्स है वो बेच रहे हैं, सर अब क्या करेंगे आप? अगर वो किसी ने खरीदना बंद कर दिया तो नॉर्मल सी बात है, आपका ट्रेड तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी किसके पास था? ऑटोमन के पास। तो इस्लामिक स्टेट से उनके पास ऑयल रिजर्व है ना सर। तो तेल के कुएं हैं, तेल का जो संसाधन है, एनर्जी है, उनको तो सर तो कहा जाए तो उनको सर नेचर ने है ना गिफ्ट में दी है, गॉड गिफ्ट है उनके लिए, ऑलरेडी उनके पास प्रेजेंट है। तो इसीलिए क्या होता है, कैपिटलिस्ट कंट्री क्या करते हैं कि इसराइल को वहां बिठाते हैं, कि भैया आप वहां बैठिए, और अगर आप वहां बैठेंगे तो इससे हमारा फायदा होगा। और उनको पावर देते हैं सर। पावर में क्या देते हैं वो मिलिट्री अलायंस देते हैं, उनको सैन्य शक्ति, डिफेंस के हथियार, ये सारी चीजें मिलती है सर, जिससे कि वो अपने प्रभुत्व को मजबूत कर पाए। और सर मजबूती की तो यही तो खासियत है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर। बहुत कम लोग बता पाएंगे ये चीज आपको। हो सकता है सर काफी ज्यादा अच्छी चीजें ही बता पाए लोग, पर ये चीजें बहुत कम लोग बता पाएंगे। क्या कारण रहता है इन सारी चीजों के बनने और बिगड़ने का। और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें, कि सर 1913 में लंदन एग्रीमेंट होता है, और लंदन एग्रीमेंट में टर्की जो होता है, टर्की लेफ्ट हो जाता है सर। लंदन एग्रीमेंट में टर्की कह देता है कि हम लेफ्ट हो जा रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम अब नहीं लड़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, और फाइनेंशियल क्राइसिस चलने के कारण हम इस वॉर को लेफ्ट करते हैं। और ये जितनी भी लंदन एग्रीमेंट में, उसमें यही तो ट्रीटी होती है कि भाई टर्की बाहर हो जाएगा। और टर्की अगर गेम से बाहर होता है तो नॉर्मल सी बात है कि जो ऑयल स्टेट है, ऑयल स्टेट के पास तो ऑलरेडी एनर्जी है, उनको तो गॉड गिफ्टेड है। जो इस्लामिक स्टेट्स है आपके, जो मिडिल ईस्ट के जो स्टेट्स है, उनके पास तो ऑलरेडी जो ऑयल से, तो ऑयल से तो सर इकोनॉमी है। और सर कैपिटलिस्ट कंट्री को जब मालूम पड़ा कि ऑयल ही आने वाला जो है, ऑयल ही आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कैपिटल इसके रूप में प्रोड्यूस होगा, तो सर फिर उनका ध्यान ऑयल की तरफ जाता है। और जब उनका ध्यान ऑयल की तरफ जाता है तो क्या होता है उस समय में एक नई चीज हो जाती है, कि वो लोग ऑयल की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, और उस दौरान वो इसराइल को बनाते हैं। अब सर कितना बड़ा माइंड है, किस तरीके की दूरदर्शिता है, कि कब उन्होंने क्यों बनाया, किस लिए बनाया, किस तरीके की चीजें प्रेजेंट की, सारा सर। और मेन चीज क्या है कि टर्की इधर उधर सब जगह घुमाता है सारी चीजें, सब जगह लड़ रहा है। अब टर्की अगर सब जगह लड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो हारे। किसी भी व्यक्ति को इससे ये सीख लेना चाहिए कि हमें हमेशा अगर लड़ना है तो किसी एक दिशा में कार्यरत होकर के लड़ना है। हमें ऐसा नहीं है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 100 तरीके के गोल बना लिए, कि नहीं भाई हमें तो आईएएस भी बनना है, हमें आईपीएस भी बनना है, और हमें शिक्षक भी बनना है, और हमें टीचर भी बन जाएंगे, हम ये भी बन जाएंगे, हम फलाना ही बन जाएंगे, हम ढिमकाना ही बन। तो ऐसा नहीं करना है।
ये सीख है दोस्तों, ये हिस्ट्री की सीख है, ये इतिहास की सीख है। और हमें इससे क्या है कि कुछ आउटपुट्स लेने, और लेने का इन द सेंस है कि हमें कुछ सीखना है इससे, कि सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एग्जाम केवल पढ़ाई का एग्जाम नहीं है दोस्त, इस एग्जाम है आपकी समझ का, आपकी समझदारी का, कि आपके अंदर कितनी ज्यादा समझदारी है। जितनी ज्यादा आपके अंदर समझदारी प्रेजेंट होगी, नो डाउट आप उतने अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, उतनी अच्छी रैंक आएगी आपकी। ये इस एग्जाम की डिमांड है। यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा पढ़ने और बहुत ज्यादा तुरंका और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत नहीं होती। आपके पास सफिशियंट नॉलेज में भी आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल ने क्रैक किया है। कई कई लोगों ने तो ऐसा भी हुआ है जिन्होंने पूरी पूरी बुक्स भी नहीं पढ़ी है, फिर भी उनके एग्जाम क्रैक हुए। तो सर उसका फॉर्मूला यही है कि आपको मिनिमम पढ़ करके मैक्सिमम चीज़ों को यूटिलाइजेशन में अपने इंक्लूड करना है, कि किस तरीके से उस चीज़ का क्या यूटिलाइजेशन है। अगर कोई चीज़ अगर हिस्ट्री में अगर इस तरीके की हो रही है, तो उसका हमारे आज के जीवन से क्या, किस तरीके के जोड़ करके देख सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है सर, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें है ना, कुछ लाइफ के कुछ बड़े बड़े पार्ट्स को सर जकड़ के रखी हुई है। और सर इन छोटी छोटी चीज़ों से ना बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। सर आज सीख सकते हैं सर आप, किस तरीके से टर्की आज अलग हो, अलग यानी हट गया है। उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में एक प्रश्न उठ गया है सर, अब एक नया प्रश्न उठ गया है। पहले तो ईस्टर्न यूरोप का जो क्वेश्चन था, ईस्टर्न यूरोप ही हमारे सामने एक क्वेश्चन बना हुआ था, और आज एक नया प्रश्न उठ गया है। यानी 1913 आते आते, लंदन एग्रीमेंट आते आते आप एक का एक नया प्रश्न उभरने लग गया है। वो प्रश्न है आपका कि अब यूरोप में क्या हो गया, यूरोप तो आजाद हो गया। अब यूरोप के को फ्रीडम मिल चुकी है, तो अब यूरोप फ्रीडम हो चुका है, तो फिर उसके बाद सेकंड बाल्कन युद्ध क्यों होता है। ये जो सेकंड बाल्कन है, जब फर्स्ट बाल्कन वॉर में ही ऑलरेडी टर्की जो होता है वो लेफ्ट हो जाता है, और जो यूरोप है वो फ्रीडम यानी फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं, फ्रीडम स्टेट हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या जरूरत पड़ती है कि हमें सेकंड बाल्कन युद्ध करना। सर ये सारी चीजें आपको क्या होता है कि ये आपको बताएगा सर किस तरीके से आपको चीजों को देखना है, और किस तरीके से सारी चीजों को समझना है। सर अब इसके आगे हम बात जब करेंगे, इसके बाद हमारे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम किस तरीके से सर हमें क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। सर और आगे हम बात करेंगे, इसके बाद मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूँ कि क्यों होता है जो सेकंड बाल्कन वॉर, व्हाई इज इम्पोर्टेंट फॉर सेकंड बाल्कन वॉर इन दिस टाइम। और सर मेनली ये कि व्हाई व्हाई इट इज नीड, क्यों इसकी जरूरत थी सर। हुआ ही क्यों, जब पहले ही वॉर में ऑलरेडी हमारा यूरोप आपका फ्रीडम को अचीव कर चुका है, तो फिर क्यों हो रहा है हमारा सेकंड बाल्कन वॉर। महत्वपूर्ण तथ्य ये है सर, यही प्रश्न है, और इसी प्रश्न को खोजने के लिए हम कल के लेक्चर को लेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से सेकंड बाल्कन वॉर में किस किस तरीके की चीजें होती है। सर इसके बाद आपका जो चाइना का उदय है ना, वो भी होगा। पाकिस्तान का उदय मैं आपको बताऊंगा, काफी सारी चीजें समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से मैनर में बताऊंगा। एक सीरीज है सर, ये एक सीरीज है, ये पूरी आपको जब सीरीज के माध्यम से आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन क्रिएट हो रहा है। आपको एक वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है सर ये आपको, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा सर, और बहुत अच्छे से आपको सीखने मिलेगा। कभी ना भूलने वाली सीख है सर इसमें, ये हिस्ट्री है। सर धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ एक बार फिर मैं उन सभी तमाम लोगों को जो इस कोरोना काल में और इस पेंडेमिक की सिचुएशंस में आज भी हमारा साथ बनाए हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके हम सभी का साथ दे रहे हैं। उन तमाम डॉक्टर्स को, उन सभी पुलिस कर्मियों को, उन सभी तमाम लोगों को जो आज सड़क पर खड़े होकर के हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारे देश के लिए अपने जानों, अपने प्राणों को भी परवाह ना करते हुए उस हमारी मदद करने में लगे हुए। तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत अथक दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ सर। और मैं आशा करता हूँ कि उनके परिवार में बहुत ज़्यादा उनको लेकर के सुख समृद्धि है, और काफ़ी ज़्यादा उन्हें हर तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आए सर, और हर तरीके से उनका जीवन संतुष्टमय और सुखमय बने। साधुवाद देता हूँ मैं उन तमाम लोगों को जो इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ बनाए हुए और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं सर। सर एक दूसरे की मदद कीजिए, आगे बढ़िए सर, उत्साह बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है सर। जंग तो हम जीत जाएंगे सर, पर ज़रूरी ये है कि हम किस तरीके से लड़े। सर हमें डट के लड़ना है इस कोरोना की जंग में।
हम एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे सर, क्योंकि जीवन भर हम एक दूसरे के साथ हमें इसी देश में रहना सर। हम हमारे देशवासी हमारे लिए उसी तरीके से जरूरी है सर जिस तरीके से हमारे लिए हमारे परिवारजन। सभी को बचाएंगे सर। ये मुहिम हम लोगों ने जारी की है, आप लोग घर घर तक पहुंचाइए। और उसके बाद है सर, आप भी अवेयरनेस प्रोग्राम अपने लेवल पे चलाइए, अपने लोगों को समझाइए, फोन लगाइए, अपने रिलेटिव्स को समझा सकते हैं आप। अपने अगर कोई दोस्त है तो उसके दोस्त के माध्यम से एक सेशन क्रिएट करके जो ग्रामीण एरिया है उसमें भी समझा सकते हैं सर। काफी कुछ है सर करने के लिए, काम की कमी नहीं है। पेंडेमिक की सिचुएशन से किसी के लिए भी काम की कमी नहीं है, परंतु करना हमें, सोचना हमें, तय हमें करना है कि किस तरीके से हमें करना है सर। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चिंताजनक तो चीज़ें नहीं है सर। धीरे धीरे जो वे वो कम होती जा रही है, पर परंतु इसका मतलब ये नहीं है सर कि जो बीमारी है वो कम होती जा रही है सर। बीमारी का प्रकोप कम नहीं हुआ है सर, बीमारी आज भी वही है, वही सारी चीज़ें बनी है। हमें सर इंश्योर करना है जब भी हमारा वैक्सीन लगाने का नंबर आए, हमें अपनी ईमानदारी के साथ अपनी वैक्सीन को लगाना है। हमें किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं देनी, किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी है सर। क्योंकि हम सभी को एक दूसरे का साथ अगर बना के रखना है, सहयोग करना है, तो नो डाउट हमें वैक्सीन भी लगाना है। और सर उसके साथ हमें प्रॉपर मास्क भी अवेयरनेस के साथ पहनना है सर। सारी चीज़ों को अवेयरनेस के साथ फॉलो कीजिए और सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। कोरोना गाइडलाइंस को बिना तोड़े, बिना किसी रूल्स को तोड़े अपने जीवन में एक अच्छे तरीके से जीवन को व्याप्त कीजिए। प्रतिदिन योग कीजिए, अपने चैतन्य पर ध्यान लगाइए। इन्हीं सारे वचनों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।